अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। ईद के बाद अब व्हेन ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो क्या होने वाला है, सियासी माहौल क्या होगा, दर्जा हरारत क्या होगा। अभी बताया जा रहा है कि खान साहब के लिए ईद में भी जो है वो उनका एहतमाम और जेल में उनको जो ईद के हवाले से उनके नए कपड़े हैं, नए मलबूसात हैं, वो उन तक पहुँचा दिए गए हैं। तो यानी कि ये कि खान साहब एज वी स्पीक अभी तक तो यही लग रहा है कि ये भी ईद उनकी जो है वो जेल में ही होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, आगे बढ़ते हुए जो प्रॉब्लम्स हैं वो इससे कई ज़्यादा, उनकी ग्रेविटी ज़्यादा है, उनकी इंटेंसिटी इससे कई ज़्यादा संगीन है। उसके ऊपर बात करना खैर बहरहाल ज़्यादा ज़रूरी है और अहम है। इन तमाम तर मसाइल को जो कि अपोजिशन समझती है कि उनका इस वक्त हल यही है कि एक मेजर कोई ओवरहॉल हो सिस्टम का, पूरे कोई एक मेजर रीवैम्प हो पूरे निज़ाम का। अपोजिशन का जो ये ख्याल है वो एक अपोजिशन इत्तेहाद के ज़रिए इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन उसके आड़े इतने प्रॉब्लम्स और इतने हर्डल्स आ रहे हैं कि अब ये रोज़े रोशन की तरह आया है कि अपोजिशन इत्तेहाद अब एक नहीं, दो नहीं, मुतअद्दिद अपोजिशन के अरकान और अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी अहम आवाज़ें इसमें अपनी बात मिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई संजीदगी ही नहीं है, बल्कि जमात इस्लामी ने तो बाकायदा उनसे माजरत कर ली है कि हम किसी भी तरह के आपके इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि हम सोलो तौर पर अपनी जो मुहिम है अपोजिशन का, जो भी हम अपना कोई प्लान करना चाहते हैं, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते हैं, उससे कई बेहतर है कि हम पीटीआई के साथ मिलकर करें, हम अकेले ही कर लेते हैं। पीटीआई के अपने अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की बाज़गश्त है एंड टू ऑब्वियसली एग्रेवेट द सिचुएशन, एक बहुत बड़ा इसमें सवालिया निशान ये भी है कि पीपल्स पार्टी खासी नाला नज़र आती है। एक तो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो प्राइमरी अपोजिशन की जमातें हैं वो तनकीद करती हैं रोज़ बरोज़, बिलखुसूस बलोचिस्तान में तमाम तर मामलात की हैंडलिंग को लेकर नाराज़ आवाज़ों को और नाराज़ करने में कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना रोज़ बरोज़ किरदार जो है उसको, उस नाराज़गी को कम करने की बजाय उसको बढ़ाने में अदा करती भी नज़र आ रही है। वहीं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इटसेल्फ भी नाराज़ है PMLN की वफाकी हुकूमत से, और इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने आज खासा एक अहम अल्टीमेटम ही हम इसको कहेंगे दे दिया है। इसके ऊपर भी आज इसी कंटिन्यूटी में इंशाल्लाह बात करेंगे, इसी तसलसल में इसका जिक्र करेंगे। फौरी तौर पे कुछ चीज़ों को जो हमने इकट्ठा किया है मजमूई तौर पे वो देखते चलिएगा, फिर अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं अहम तरीन उमूर पे। वफाक और सूबे आमने सामने, ये बहरहाल दिस स्टार्ट्स ऑफ विद खैबर पख्तूनख्वा, फिर हम इसको सिंध के प्रॉब्लम्स तक भी लेकर जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने NFC के 10वें इजलास के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ख़त लिख दिया। ख़त में मुतालबा किया गया है कि वसाइल की तकसीम में ज़म अजला को के अवाम को शामिल करने के लिए इजलास जल्द बुलाया जाए। 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में कबायली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। जम अजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख तक अफराद का इजाफा हुआ है, मगर बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा, जो कि कमिट किया गया था नाजरीन के हर सूबा अपने हिस्से से कटौती करके KP को देगा। इस मद में तमाम सिविल इदारों को जम अजला तक तोसी दी गई है, लेकिन NFC में हिस्सा न मिलने से इन इलाकों में तरक्याती अमल और अमन इस्तेहकाम मुतासर हो रहा है। खत में मजीद ये भी लिखा है कि 2010 से नाफिजुल अमल NFC अवार्ड में कबायली अजला की आबादी के हिस्से का तयन नहीं किया गया। ये अमल फेडरेशन और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। और दूसरी जानिब नाजरीन, जो सिंध का मैटर है, दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब भी अब आज ये कह चुके हैं कि सिंध के मफाद के खिलाफ कोई मनसूबा नहीं बन सकता, पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। अब हर हद तक की जो है नाजरीन बात हो चुकी है। इसमें एग्जैक्टली कहा क्या है जनाब मुराद अली शाह साहब ने, वो हम आपको सुनाएंगे भी कि उनका इसमें एग्जैक्टली उनके क्या अल्फाज थे और उन्होंने कहा क्या था और उनका मतलब क्या था, इसको भी थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। एक और सवाल साथ साथ ये भी उठाएंगे कि एक तरफ तो जो सदर हैं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनसे मुतालबा ये किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ KB की तरफ से, गंडापुर साहब और उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कि वो NFC अवार्ड का इजलास बुलाएं। वहीं दूसरी तरफ वही उसी पार्टी के, पीपल्स पार्टी के इटसेल्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि CCI का इजलास तो जो वफाकी हुकूमत है PMLN की वो नहीं बुला के दे रही, तो वो तो अपने एक प्रॉब्लम के अजाले के लिए जो एक इजलास है उसकी तलबी नहीं करवा पा रहे हैं। तो क्या गंडापुर साहब के इस खत के नतीजे में वो NFC जो इजलास है उसकी तलबी करवा पाएंगे? ये भी एक प्राइमरी और पिवटल सवाल है। मुराद अली शाह साहब ने एग्जैक्टली कहा क्या है, ये सुनिएगा, फिर फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चलते हैं। हाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है, नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे, यही हम कहते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो ताकत है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो सिंध के लिए नुकसानदेह होगा वो नहीं बन सकता, वो ताकत है हमारे पास। उस ताकत का इजहार तभी करेंगे ना जब हम समझेंगे कि बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी के बगैर
ये हुकूमत चल नहीं सकती। वो ताकत क्या है जिसका इजहार पीपल्स पार्टी कहते हैं हम अभी कर तो नहीं रहे लेकिन करने में हिचकिचाएंगे भी नहीं अगर हमारे प्रॉब्लम्स का अजाला नहीं किया गया। ओवर टू आवर ऑनरेबल गेस्ट्स ऑन ऑल दीज मैटर्स। मिफ्ता इस्माइल साहब जॉइंस अस ऑन द ब्रॉडकास्ट। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं आप और अवाम पाकिस्तान पार्टी के माशाल्लाह फाउंडिंग मेंबर करता धरता। वेरी वार्म वेलकम आपको, खुश आमदीद। कमर जमान कायरा साहब नाजरीन, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट मैटर्स, हमें ज्वाइन करते हैं अपने तमाम तर जमात के पर्सपेक्टिव्स के साथ और वैसे भी अपने विजडम के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद कायरा साहब। मिफ्ता साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। अब होने क्या जा रहा है, व्हाट डू यू इंटरप्रेट? अब अगर ये अपोजिशन इत्तेहाद, आप लोग तो खासे दूर लगते हैं इसकी फॉर्मेशन से, लेकिन अगर ये नहीं बनता ये इत्तेहाद तो फिर आप क्या आपकी हिकमत अमली क्या होगी एज अपोजिशन और आप तवक्को क्या करते हैं? आप आउटकम की क्या आप कौन सा आउटकम चाहते हैं कि जो भी आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन करें या आप अपनी जो पावर का एग्जिबिशन करें उसके नतीजे में आप ये नतीजा उसका अखज़ करना चाहते हैं, तो अपने नतीजे के बारे में भी बताइएगा कि आपकी उम्मीद क्या है? देखिए, हम जो चाहते हैं अपोजिशन की जो पार्टियां इत्तेहाद बने या ना बने, वो सब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। आज ये चीज़ ब्रेक डाउन हो चुकी है पाकिस्तान में। 26वीं आइनी तरमीम के बाद आपने जुडिशरी को बेसिकली एकदम उसको पसमानदा कर दिया है, उसको पीछे डाल दिया है और आइन को भी आपने एकदम मुतसादिम कर दिया है। और ये जो कानून की हुक्मरानी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं रही। आप कराची में देख लीजिए, फरहान मलिक साहब को पकड़ लिया है, उसके ऊपर केसेस कर रहे हैं, ना उसको कोई बेचारे को कोर्ट से बेल मिलती है, कोई रियायत नहीं मिलती। तो अब इस तरह मुल्क चलते नहीं है। आज जो है वो एक सूबा बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, उधर अभी अख्तर मेंगल साहब के उसमें अभी बम फटाया, मैंने सुना है। अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया है, लेकिन महफूज रहे हैं वो जी, फॉइल हुई है वो बदकिस्मत अटैक। केपी एक टेररिज्म की गिरफ्त में है। सिंध में ये कनाल्स आप बना रहे हैं इस वक्त, सिंध को आपने फजूल, सिंध में एक तैश आपने शुरू करवाई है। अब कल देखें, कल इन्होंने एक फैसला किया, कराची हैदराबाद का मोटरवे जो था, सुपर हाईवे अयूब खान ने बनाया था, उसको मोटरवे बना दिया मियां साहब के ज़माने में, एक लेन डाल दी, लेकिन वो भी काबिले तारीफ मोटरवे नहीं है। उसके बाद हैदराबाद से सक्कर मोटरवे इन्होंने नहीं बनाया और अब ये तीसरा या चौथा या पांचवा या छठा मोटरवे पंजाब में बना रहे हैं। तो यार, जब सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपका हैदराबाद सक्कर से होकर पंजाब पहुंचता है तो इस मोटरवे को बना लो, आप नहीं बना रहे। आप बस वही, मतलब वो अब तो उसकी भी पार्टी नहीं रही लोग। मुस्लिम लीग जो है अब तो वो जीटी रोड की भी पार्टी नहीं रही, फॉर्म 47 की पार्टी नहीं, लेकिन वही हरकतें कर रहे हैं कि जिससे अगर आप 3 सूबों को नाराज करके बैठे, जो मुराद अली शाह वगैरह जो हैं ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये बातें ही करते हैं, कुछ करते नहीं है माजरत। ये फिर देखें ना, कनाल की इधर तक कनाल पहुंचती नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने शुरू में जो है वो साइन ऑफ नहीं किया था, ये 24 के अंदर साइन ऑफ किया था। अब जब सिंध में प्रेशर आया है तो पीपल्स पार्टी बैक ट्रैक कर रही है, लेकिन सच्ची बात है कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इसको अपोज नहीं किया था जिस तरीके से इनको करना चाहिए। और ये पीपल्स पार्टी ने भी चॉइस कर लिया है कि वो हुकूमत करेंगे और इंटरेस्ट नहीं बचाएंगे कौम के, और मुस्लिम लीग का तो यही इरादा हो गया है कि इरादा हो गया। ज़ाहिर है थोड़ा और इसको आगे भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब PMLN से कुछ आवाज़ें ये भी कह रहे हैं मिफ्ता साहब के मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब कोई बलूचिस्तान की सिचुएशन में बहुत कोई सालसी का अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कायरा साहब, ओवर टू यू ऑन दीज मैटर्स। आप सिर्फ बातें करेंगे, आप कुछ करेंगे नहीं, कुछ ख़ास तवक्कुआत आपसे नहीं है मिफ्ता साहब को। वो कहते हैं कि आपने हर दफ़ा कहा है कि आपके पास एक ताकत है। मैंने इब्तिदाइये में वो मुराद अली शाह साहब का शॉट भी चलाया है जो उन्होंने आज बात फरमाई है कि हमारे पास एक ताकत है और वक्त आने पर उसका इस्तेमाल करेंगे अगर वफाक ने हमारी शिकायत का अजाला नहीं किया। देखिए, ये जो गवर्नमेंट का इशू और ये हुकूमत चलाने का काम होता है, ये किसी एक फर्द की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं होता। एक एंगल मिफ्ता साहब का है, हमें उसका एहतराम है, हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो। एक एंगल हुकूमत में बैठे लोगों का है जो हुकूमत चला रहे हैं, वो जिस एंगल से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ये जो इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी को या सूरत हाल को ठीक करने के लिए उन्होंने जो चीज़ें सेट की हैं, उन्होंने जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है। हो सकता है मिफ्ता साहब दुरुस्त हो सकता है वो दुरुस्त हो। सो जो इस वक्त जिसके पास मैंडेट है उसने अपना काम अपनी ख्वाहिश के, अपने तरीके के मुताबिक करना होता है। हमेशा ऐसा होता है। कोई हुकूमत ऐसी, मिफ्ता साहब खुद वजीर खजाना रहे, इनके अपने दौर में भी कभी ये नहीं हुआ कि सब लोग आपकी तारीफ में आ गए। उस वक्त भी कई इकोनॉमिस्ट थे जो कहते थे मिफ्ता साहब गलत कर रहे हैं। इसाम डार साहब जब थे उस वक्त कहा जा रहा था। कुछ लोग उसके हक में होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन ये मेजॉरिटी के फैसले होते हैं। इनके ऊपर क्रिटिसाइज करना हो तो जितना चाहे कर ले।
लेकिन कायरा साहब, ये बात है कि बिल्कुल आपने कहा कि जिसके पास इक़्तिदार होता है वो अपने तौर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग से चलाता है, तो ये ठीक कर रहे हैं आपके व्यू में? और ये जो ताकत के इस्तेमाल की बात की है, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं? पीपल्स पार्टी के पास हम तो ये इंटरप्रेट कर पाए हैं कि आप लोग अलहदा हो सकते हैं इस इत्तेहाद से, और उस ताकत की गालिबन मुराद अली शाह साहब आज बात फरमा रहे थे। आप इत्तेफाक करते हैं कि इस नहज तक या इस हद तक जाना चाहिए पीपल्स पार्टी को अगर इन शिकायत का अताला नहीं होता? देखिए, अगर आप अजाला नहीं करते तो सूरत हाल बिगड़ भी सकती है, खराब भी हो सकती है, लेकिन इसकी तवक्को क्यों की जाए? और क्यों ये बहस की जाए कि हम ये कर देंगे, और क्यों कबल अज़ वक्त धमकियां दे दी जाए इसलिए कि ये मीडिया में बहस हो रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें इसका पहला एंगल ये है कि हमें तवक्को है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का एड्रेस किया जाएगा। ये बात मिफ्ता साहब की दुरुस्त है कि KPK के अंदर अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी है वो हमारे लिए एक अज़ाब है तालिबान की सूरत में, और वो एक माइंडसेट है पूरा जिसके खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है और नहीं लड़ पाए। अब पिछली गवर्नमेंट भी नहीं लड़ी, ये गवर्नमेंट भी पूरी तरह नहीं लड़ पा रही। उसके लिए बड़े बड़े मजबूत असाब की ज़रूरत है और मुतबादल बयानियाँ। इसी तरह बलूचिस्तान की एक सूरत हाल है। बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ हुकूमतें आई, मेंगल साहब की अपनी हुकूमत रही, डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत रही, मरकज़ में हुकूमतें रही, सपोर्टिव रही, आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान हुआ, कई तरह के एतमाद साजी के काम हुए। लेकिन वहाँ पे एक एंगल ये है कि वहाँ महरूमी है जो कि है, और दूसरा एंगल ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग वो हैं जो महरूमी की आड़ में खुद अपनी मौजें कर रहे हैं, और उसका नारा जो है वो कौम परस्ती होता है। और तीसरा, यहाँ पे हमने सिंध के अंदर ये नहरों का इशू जो है इसको छेड़ के एक नया इशू बन गया है, और इस पर कौमी कंसेंसस की ज़रूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हुकूमत वक्त जो इस वक्त लीडिंग पार्टी है वो इन मामलात का इदराक करते हुए इस मामले को सेटल करेगी, ये तवक्को करेगी, बजाय इसके हम पहले कहें कि अगर ये ना हुआ तब ये कर देंगे, ये क्या कर देंगे, ये तो हमारे पास है ही। उससे पहले कि वो वक्त आए, अल्लाह करे वो वक्त आए ही ना। आप गोया कि कायरा साहब, आप अपनी जमात में जो आपके कॉलीग्स हैं, आपके दरीना साथी, आप उन्हीं से ये बात आप ये फरमा रहे हैं कि वो कबल उस वक्त धमकी ना दें और वेट करें, मतलब आप अपने जमात में ही लोगों को ये बात आपने फरमाई? मैं जो कह रहा हूँ ना जी, मैं तो बड़ा सादा सा कह रहा हूँ कि हमें कबल अज़ वक्त ना तो मीडिया में ये डिबेट करने की जरूरत है और ना इस तरह के सवाल उठाने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं हमें पता है, और गवर्नमेंट को भी पता है। तीसरी बात, हम क्यों ना पॉजिटिव नोट पे रहें कि हम हुकूमत से तवक्को करें, साहब ये जो पेसिमिस्टिक माइंडसेट है कि हुकूमत मामले को हल करे। कायरा साहब फरमा रहे हैं ये पेसिमिज्म से निकले, कोई अच्छी अच्छी बातें करें, कोई अच्छी खैर की तवक्को रखें। ईद भी आने वाली है, ईद मनाएं। ईद तो आने वाली है, तो इस पे तो कोई बहस नहीं है। कायरा साहब की बहस जो है वो मुझसे तो नहीं है, वो मुराद अली शाह साहब से ही है, क्योंकि मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि हम हुकूमत को छोड़ देंगे या जोड़ देंगे। लेकिन मैं तो उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो हाल में पिछले चंद सालों में देखें तो वो इस किस्म की बातें ज़रूर कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन करते वही हैं जो फिर इनसे कहा जाता है। और ये डिक्टेशन, यानी ये नहीं, डिक्टेशन नहीं, मतलब मैं जो भी आप समझ लीजिए, कौमी सलामती का बयानिया या जो भी बयानिया समझ लीजिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये कनाल का मामला आज यहाँ तक पहुँचता नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने शुरू में इसकी खिलाफ वर्जी की होती, 2 दिन पहले आपने देखा कि नाम पंजाब में बदला, ये चोलिस्तान की कनाल का नाम महफूज शहीद रखा, 200 अरब रुपए उन्होंने एलोकेट कर दिए हैं। तो मतलब कायरा साहब की उम्मीद ज़रूर सही होगी कि मुस्लिम लीग खुद ये रुक जाएगी, लेकिन अब तक कायरा साहब की उम्मीद जो है उसका मुझे पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। और मिफ्ता साहब, अभी जैसे जावेद लतीफ साहब ने ये ठहर जाइए जरा एक मिनट। जी आइए प्लीज। गुजारिश है कि इस बात को तैश दिला के क्या बेहतरी हो सकती है। मेरा ख्याल है अप्रोप्रिएट फोरम्स में बात करके मामला हल करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट बड़े तरीके से इस मामले को काफी दिनों से हल कर रही है। मैंने पहले भी अर्ज की ना कि जब हम हुकूमतों में होते हैं तो हम और तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और तरह चीजों को देख रहे होते हैं, और जब हम अपोजिशन में चले जाते हैं, जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, सिर्फ क्रिटिसिज्म करना होता है, वो मैं हूं या कोई और हो, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो गवर्नमेंटें जो कर रही होती है वो हालात के मुताबिक कर रही होती है। कैंडिलिज्म का नाम होता है, वो उसमें दोनों तरफ चलने की गुंजाइश मौजूद होती है। मैं तवक्को करता हूँ, बजाय इसके कि तैश दिलाया जाए, मैं तवक्को करता हूँ कि हुकूमत इस मामले को
एमिकेबली सॉल्व कराएगी। और पीपल्स पार्टी चाहती भी ये है कि पानी की तकसीम का जो फार्मूला है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के तहत रहे और उससे किसी सूबे का हक मुतासर ना हो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। राइट, ये जाहिर है, ये तो आपकी ख्वाहिश है रोज़े अव्वल से, लेकिन ये बताइएगा कायरा साहब, जब ये कहते हैं, बिलावल साहब ने भी कहा है कि आप लोग मीडिएट करवा सकते हैं अपोजिशन से और गवर्नमेंट के दरमियान और ख़ास तौर पे कौमी सलामती के मामले पर, आप क्या मतलब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट अगर मैं आपसे पूछूं कि किस तरह से आप करेंगे? क्या आप कहते हैं कि आप खान साहब की कोई शमूलियत करवा सकते हैं, या उनके पार्टी के रहनुमा जो शिकायत कर कर थक गए हैं कि उनको अदालती अहकामात के बावजूद भी खान साहब से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उसको मशरूत किया जा रहा है, प्रेस टॉक यहाँ करें वहाँ ना करें वगैरह वगैरह, तो आप या तो उनकी मुलाकात एक मन मर्जी के मुताबिक करवा सकते हैं, या खान साहब का कोई पैरोल पे रिहाई, ये चीज़ भी ऑन द कार्ड्स हो सकती है। इसको थोड़ा अगर एलैबोरेट कर पाएं कि आप किस तरह से ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड कर पाएंगे इस मामले पे। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये बात कही कैसे गई। इस वक्त जो सूरत हाल है कौमी सलामती की, यानी खैबर पख्तूनख्वा हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, वहां पे जो सूरत हाल है और सूरत हाल बिगड़ रही है 2 सूबों में, इसके ऊपर कौमी सलामती की मीटिंग हुई जिसपे कौमी इत्तेफाक राय की कोशिश की गई। उसमें कुछ जमातों ने जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं शिरकत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे उस पर बहुत बहसें हो गई, उस पर क्या वक्त ज़ाया किया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर शमूलियत नहीं की। वो शमूलियत नहीं करेंगे तो भी जो एक्शन करना है गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट समझती है वो करेगी। उसके ऊपर जितनी जमातों का इत्तेफाक राय है दैट विल कीप ऑन। लेकिन अगर उस पर सारी जमातें ऑन बोर्ड हो जाएं और लाइन ऑफ एक्शन में इत्तेफाक राय के लिए अगर कोई तरमीम भी करनी पड़ती है तो कर ली जाए, बिल्कुल कर ली जाए, और करके इत्तेफाक राय हो जाए तो वो ज्यादा आसान रास्ता होता है, वही ज्यादा कारगर होता है। हमने अपने दौर में जब जब ये कार्रवाई करनी पड़ी, जब जब कभी यूज ऑफ फोर्स करना पड़ा तो इत्तेफाक राय से किया। बिलावल साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक राय होना चाहिए, उसके लिए भले एक और मीटिंग करनी पड़े और छोटी करनी पड़े या बड़ी करनी पड़े, कर ले। वज़ीर आज़म साहब को राय दी और उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन राजी नहीं हो रही और आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर सकती है, तो पीपल्स पार्टी बावजूद इसके कि अपोजिशन का रवैया हमारे साथ भी मुनासिब नहीं, लेकिन हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। हम इस काम में अपना कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं, हम किसी जिद के शिकार नहीं हैं। राइट, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए अगर वज़ीर आज़म साहब बिलावल साहब को कहेंगे कि जी आप इसमें अपना कोई रोल अदा करें, तो पीपल्स पार्टी अपने तजुर्बे की रोशनी में वो रास्ता हमवार करेगी कि पहले उनकी टीम के साथ मिला जाए, डायरेक्ट मिला जाए, कैसे राब्ता किया जाए, वो क्या लाएमल होगा, वो क्या लाएमल होगा। वो डायरेक्टली मीडिया पे बैठ के डिबेट नहीं हो सकता, वो हमारे अभी दिमागों में रहना चाहिए, फिर उसके ऊपर अमल होना चाहिए, और अगर वो कंक्लूड होता है तो फिर आपसे बात होनी चाहिए। अगर आज मीडिया I'll take this forward, मैं आगे इसी बात को जरूरी तौर पर मिफ्ता साहब, चूंकि एक बात आई ना कायरा साहब की तरफ से, जब अपोजिशन में होते हैं तो प्रैक्टिकलिटी से दूर तनकीद की जाती है, तनकीद बराए तनकीद की जाती है, और जब अपोजिशन में नहीं होते, हुकूमत में होते हैं, आपके ऊपर भी बशमूल आपके उन्होंने फरमाया कि आप उस वक्त ये बेहतर चीज़ों को समझते थे कि हुकूमत है, उनके क्या तकाजे हैं, उनके फाइनेंशियल क्या लिमिटेशंस हैं, ये तब उस वक्त कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों की बहुत अच्छी होती है व्हेन यू आर इन द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन में आके ये सारी अंडरस्टैंडिंग कहते हैं पसे पुष्ट रख के सिर्फ और सिर्फ तनकीद पे। साहब को नहीं कहा, मैंने अपने आप को भी सब पे बात, हाँ सब पे बात की है, बिल्कुल मैं बात कर रही हूँ। मिफ्ता साहब, आपकी भी यही रविश है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो मुराद अली शाह साहब की जो आपने क्लिप चलाई थी, उसमें इन्होंने कहा था ना कि हमारे पास ताकत है कि हमारे सिंध के खिलाफ फैसला नहीं होने देंगे। मैं तो इस तरह की बात अमूमन नहीं करता हूँ कि ताकत और ये इस तरह के अल्फाज मेरे नहीं होते, ये चुनाव मेरा नहीं होता, लेकिन मेरी जो गुजारिश है वो ये है कि ये बात यहाँ तक आई है, उसमें पीपल्स पार्टी की पिछले साल रजामंदी थी, और सच्ची बात ये है कि उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया इस मसले को, और जब सिंध में बहुत आवाज़ें उठने लगी तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो पीछे से वापस राउंड करके आई कि नहीं हम कनाल के खिलाफ हैं। पिछले साल जो था वो पीपल्स पार्टी इतने कनाल के खिलाफ नहीं थी जब ये शुरू में बातें हो रही थी, और ये बातें तो 6-8 महीने से हो रही, जब हमने कोई इसके बयान, हमने किसी के बड़े लीडर के बयानात नहीं सुने। आई थिंक आपने काफी अहम इंकशाफ किया है कि आप फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उस वक्त खिलाफ नहीं थी, जब अपोजिशन आई है तो फिर वो मजबूर हो गए कि ये बात यहाँ तक आती है। मैं जी कायरा साहब, मैं आती हूँ आपकी तरफ, कंप्लीट कर, मिफ्ता साहब कंप्लीट कर ले, मैं आती हूँ, मैं इसको जरा करेक्ट कर दूं। मैं आती हूँ सर आपकी तरफ।
नहीं, कायरा साहब से बात कर लें जी जी कायरा साहब, पहले मिफ्ता साहब से करें। नहीं कायरा साहब ओके साहब और मैं एकदम भाई हैं, तो कोई मसला नहीं है। तो गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया शुरू में, जबकि सदर पाकिस्तान इनके हैं और इनके पास अगरचे ये हुकूमत में नहीं है, लेकिन तमाम आईनी ओहदे भी इनके पास हैं और हुकूमत की मेजॉरिटी इनके बगैर नहीं चलती, नंबर 1। नंबर 2, यही जो बात है ना कि देखें आज जो कनाल के अलावा जो मोटरवे के बात है, तो पीपल्स पार्टी के वज़रा कुछ बात कर रहे हैं, जो सिंध के वज़रा हैं दीगर बात कर रहे हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं क्योंकि वो बहरहाल हुकूमत को नहीं रोकना चाहते। जो बिलावल भुट्टो साहब की जो बात थी कि वो बीच का रास्ता निकालेंगे, वो तो एक अच्छी बात है। देखिए सच्ची बात यह है मोना कि जब तक कि आप PTI को पूरी तरीके से कौमी धारे में शामिल नहीं करते, आप यकसुई से टेररिज्म का मुकाबला ना KP में कर सकेंगे, ना ये जो रेबल्स हैं, जो इंसर्जेंसी का मुकाबला के बलूचिस्तान में कर सकेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, हमको इसको आसान नहीं लेना चाहिए। 20 साल से हमारी भी कुछ गलतियां हैं, तमाम हुकूमतों की गलतियां हैं, तमाम पाकिस्तानियों की गलतियां हैं, जिसकी वजह से आज ये तालिबान जो हैं वो हमारे सर पे खड़े हुए हैं, टेररिज्म कर रहे हैं। उनको जैसे कायरा साहब ने बताया अफगानिस्तान से मदद मिल रही है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को भी हिंदुस्तान से मदद मिल रही है, लेकिन ये चीज़ें कहने से ये बात नहीं होती कि हमारी पाकिस्तान की अपनी गलतियां नहीं, हमारी भी गलतियां हैं। और ये जो एहसास महरूमी बलूचिस्तान में है, ये हकीकी महरूमी की वजह से हुआ है। और ये वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का एक देरीना मसला है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सके। वहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो हम हर इलेक्शन बदतरीन तरीके से चोरी करते हैं। ये सारी बातें हम सबको पता है, कारा साहब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती है। अब इन मसलों का वक्त आ गया है कि इन मसलों को हल करना शुरू करें, क्योंकि सर पे ये सब चीजें आ गई, सर पे चीजें आ गई हैं और बिल्कुल अपने एक आखिरी बॉइलिंग पॉइंट पर है। जी, आपको ये मसला हल करने के लिए कौमी धारे में इमरान खान की पार्टी को लाना पड़ेगा। तो जो भी मसला है, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी लीडर है, सबसे मकबूल सियासी लीडर है, और ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है कि मुस्लिम लीग की जो हुकूमत है, इसके पास कोई अवाम की वो मैंडेट नहीं है, कोई मॉरल लेजिटिमेसी नहीं है। राइट, आई हैव टू गो टू अ क्विक ब्रेक ऑन ऑल दीज मैटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है ये, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, बट थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन। नाज़रीन हाजिर होते हैं वापस, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में रुख करती हूँ मेरे बहुत डेकोरेटेड मेहमान का, जो हमारे साथ इस 1-on-1 टॉक में शरीक गुफ्तगू हैं। यहाँ स्टूडियो से तशरीफ़ फरमाए जनाब हनीफ अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN, और हमारे बहुत, मैं भी अब्बासी साहब से कह रही थी, चंद लोग जो कि हम बहुत खुश हैं कि काबीना में आए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत आपको मुबारक। आप इंशाल्लाह अगली मरतबा आएंगे तो हमने आपका इस्तकबाल मुबारकबाद से सही से करना है। इस दफ़ा थोड़ी रमज़ान की वजह से हमें एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अब्बासी साहब, लॉट्स टू डिस्कस फ्रॉम यू। आप हमेशा माशाल्लाह खुल के गुफ्तगू फरमाते हैं, और जिसकी वजह से वो फिर आगे भी बड़े लोग उसको कोट करते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब आप बाकायदा हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन हर कोई नाराज़। हमने बहरहाल उस पर बात की है। आज तो मुराद अली शाह साहब ने एक ख़ास ताकत का भी जिक्र कर डाला कि एक ख़ास ताकत है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन हमें उस नहज तक ना डाला जाए। आपके सारे इत्तेहादी MQM, पीपल्स पार्टी, PTI तो छोड़ ही दें फिर। आप मेरे चेहरे के इत्मीनान से क्या अंदाज़ा लगा रही हैं? जब आपने बात की मैं आपको परेशान हुआ? नहीं, कोई मेरे चेहरे पे आपने ऐसी कोई निशानी देखी हो? नहीं, कतई नहीं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी सैलरी पे काम करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात होनी नहीं, क्योंकि हमें पता कुछ होना नहीं। तो हमें क्या ज़रूरत है हम मौका दें कि जनाब हनीफ अब्बासी ने ये बात कर दी, फलां ने ये बात कर दी। और अगर जैसे कहा गया कि हमारे बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर आपकी भी नहीं रहेगी, ठीक है? नहीं, उनकी तो वैसी नहीं है ना। नहीं, उनकी क्यों नहीं है? कैसे आप कह रही हैं? गवर्नर पंजाब उनके हैं, गवर्नर KP के उनके हैं, प्रेसिडेंट उनके हैं, तो अपना चेयरमैन सेनेट उनके हैं, सिंध की हुकूमत उनकी है, तो आप कैसे कहती हैं कि वो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी? बहरहाल ऐसी नौबत आनी नहीं है ना। मैं इसको ऐसे ही हवा देना शुरू कर दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है, और परसों भी हमारे साथ हो। ये फरमाइएगा, आपके पास वो कौन सा जादुई नुस्खा है जो इतनी नाराजगी के बावजूद वो आपके साथ है? वो कैनाल वाले मसले पर वो कहते हैं कि सिंध को आपने
कहत ज़्यादा कर देखिए डाला। कुछ पार्टियां जो है ना अपने वोटर्स को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती रहती हैं। अगर उन्होंने भी इस्तेमाल कर लिया तो हमें कोई एतराज़ नहीं है इसके ऊपर। और मैं इसकी बारीकी में भी नहीं जाना चाहता। पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी थी, है और रहेगी। बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या बात करूं। मैं इसलिए अर्ज कर रही हूँ कि लड़ना थोड़ी है मैंने उनके साथ, जाहिर है। और लेकिन जो उनकी जेन्युइन ग्रीवेंस है उनका अजाला तो करना है। सीसीआई का इजलास बुला लें और ये जो कैनाल वाला मसला है जैसे कर लेंगे आपने कह दिया हम कर लेंगे। अच्छा आपने कह दिया बस। मैं पहले अर्ज कर देती अगर हमारे मुझे पता नहीं था, आप पहले बुला लेती तो मैं पहले कमिट कर लेता। कोई ऐसी बात नहीं है इंशाल्लाह ताला। अहम ऐलान है। आई थिंक हमारे लिए आसिफ अली जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं जी, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और ये हो ही नहीं सकता कि हम उनसे लड़ें। यानी ये वो कुछ कह भी देंगे तो कोई मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इत्मीनान है ना, इंशाल्लाह ये हुकूमत 4 साल पूरे करेगी जो ये, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने 4 साल बाकी जो रह गए हैं वो पूरे करेंगे। कोई मतलब फिर तो पहले वजीर आजम होंगे जिन्होंने अपना टर्म पूरा किया इंशाल्लाह पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से। कोई मैं वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। दुनियावी हकाइक यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आने वाले 4 साल पूरे करेगी ताकि मुल्क में वो दोबारा वो अफरा तफरी पैदा ना हो सके, अदम इस्तेहकाम पैदा ना हो सके। 2017 में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करके पैदा किया गया। ये फरमाइएगा बासी साहब कि फॉर्म 47 का वो कहते हैं हवाला बार बार देते हैं कौन? ऑपोजिशन वाले। और इवन मतलब कई सारे, अब तो गवर्नर पंजाब भी कह चुके हैं, वैसे ऑपोजिशन तो नहीं है वो। मैं अर्ज ये कर रही हूँ कि आप जो ये कहते हैं कि इत्मीनान है 4 साल पूरे करेंगे, ये अवामी ताकत के उसके ऊपर महवर है या आपकी और परफॉर्मेंस है? मैं परफॉर्मेंस की बात करता हूँ या वन पेज थ्योरी? वो नहीं, मैं कुछ और बात नहीं कर रहा ना, मैं उलझा रहा हूँ। मैं जैसे पहले आपने इंट्रो में कहा कि मैं साफ बात करता हूँ। जी बिल्कुल। और साफ बात ये है, देखिए साफ बात ये है, पाकिस्तान ऐसी हालत में मौजूदा वजीर आज़म को मिला था जैसे किसी सर्जन के पास 6 जगह से अनाड़ी, किसी डिस्पेंसर से, किसी अताई से आप इलाज करवा के तो फिर पहुंचते हैं उसके पास। वो उस वजीर आज़म को वो पाकिस्तान मिला था। उसके बाद मैं आपको परफॉर्मेंस बेस्ड बात करूंगा, ना किसी को बुरा कहना है, ना किसी के साथ लड़ाई लड़नी है, ना किसी को गाली देनी है। परफॉर्मेंस बेस्ड बात यह है, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे पेशेंट की मानद था जो वेंटिलेटर पे था। उसको आकर लोग ये बददुआएं कर रहे थे कि ये डिफॉल्ट हो जाएगा, बददुआएं कर रहे थे कि डिफॉल्ट हो जाए। कोई IMF के बाहर जाके मुजाहरे कर रहा था, कोई वर्ल्ड बैंक के बाहर जाके मुजाहरे कर रहा था कि आपने इनकी मदद भी नहीं करनी। आज मैं सिर्फ चंद फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखूंगा। वो ये है कि फरवरी 2024 में आप देखिए कि हमारे रिजर्व जो थे, टोटल रिजर्व जो थे 3 अरब, मैं आसान 80 करोड़, 3 अरब 80 करोड़ डॉलर थे। आज हमारे रिजर्व्स जो है 16 अरब डॉलर पे। हालांकि ये भी कोई एनफ नहीं है किसी मुल्क की तरक्की में, लेकिन मैं फ़र्क 1 साल का बता रहा हूँ। जो बाहर से रेमिटेंसेज आती थी, जिसको आप तरसीलात कहते हैं, वो आते थे 3 अरब डॉलर। इस वक्त 18 अरब डॉलर और 35 अरब डॉलर का हमारा टारगेट है इस साल, 35 अरब डॉलर का। फिर आप इंटरेस्ट रेट देखें 22% पे था, वो आज 12 पे है। आने वाले 2 महीने या 1.5 माह में इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे होगा। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद आ जाए आप कि इस पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो 38% पे थी, परसेंट पे थी, अब 1.5 पे है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बावजूद मैं ये नहीं कह रहा दूध की नहरें बहना शुरू हो गई हैं। लोगों को जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और जब तक हमारी इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी नहीं होगी, उस वक्त तक ये जो फिगर्स हैं बिल्कुल ठीक है। ये आपने एक सिमत जो है इसने तय कर ली इस फिगर ने। लेकिन अच्छा, ये फिगर मेरी नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत की नहीं है, ये उन मॉनिटरिंग अदारों की है, इंस्टीट्यूशंस की है जो दुनिया में इकोनॉमी को मॉनिटर करते हैं। वो कह रहे हैं और खुद IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है, मूडीज ने भी कह दिया। देखे ना, उसने अपग्रेड कर दिया आपको। अब इन हालात के अंदर अब वो लोग जो इक़्तिदार के भूखे हैं वो ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल के इसकी इकॉनमी के ऊपर हमलावर होकर, इसके जोग्राफिया के ऊपर हमलावर होकर, लसानियत सुबाइयत वाली जो है वो शोरश बर्पा करके हम पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलें ताकि इक़्तिदार में आकर हम इक़्तिदार में आ जाएं। इस तरह ना इक़्तिदार में आकर आपको सुकून मिलेगा। पाकिस्तान की कीमत पे अगर आप इक़्तिदार हासिल भी करते हैं तो आप ज़्यादा देर वहाँ चल नहीं सकेंगे। इसलिए मैं कहता ये हूँ कि लोगों को मौजूदा जो पाकिस्तानी कौम है उसको मालूम हो गया है कि वो शख्स
जिस शख्स ने इस पाकिस्तान से हमारे तमाम दोस्तों को बाहर भगा दिया था, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, टर्की, कोई रह ही नहीं गया था पाकिस्तान का दोस्त। तो मौजूदा वज़ीर आज़म ने उन सब को पाकिस्तान में लाकर खड़ा किया, पाकिस्तान में लाकर खड़ा किया। सऊदी अरब इधर आया, यूएई इधर आया, कुवैत इधर आया, चाइना इधर आए, चाइना दोबारा आया। उसके बाद आप देखें अमेरिका यहाँ पे पाकिस्तान में आया और आकर उन्होंने कहा हम रियल स्टेट, अमेरिकन की मैं इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा हम रियल अच्छा, स्टेट, आपने क्लैरिटी दे दी। जी हम रियल स्टेट के अंदर, ठीक है सर, हम मिनरल्स के अंदर, हम पेट्रोलियम के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकार अरबों डॉलर यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हुकूमत तो हमारी खैर ख्वाह है, वो तो कहते हैं बहुत सारा आपके ऊपर बहुत नजला गिराने वाले हैं कि आप फ्री करें भाई उनको। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं जी, छोटी सी अर्ज करूं। पहली बात ये है कि आज जब जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है तो क्या अमेरिका ने उसकी मजम्मत नहीं की, या यूएनओ ने उसकी मजम्मत नहीं की, क्या यूरोपीय यूनियन ने उसकी मजम्मत नहीं की, क्या दुनिया चाइना ने उसकी मजम्मत नहीं की? तमाम लोगों ने मजम्मत की। नहीं मजम्मत की तो किन्होंने नहीं की? ये जो कहते हैं कि जी हमें फलां बंदा जो है या फलां मुल्क जो है वो इक़्तिदार में लेके आएगा, जिसका नाम पीटीआई है, उसने वही जुबान बोली जो इंडियन चैनल्स के ऊपर इंडियन जो एंकर्स हैं गैर संजीदा, मैं तो आपको देखता हूँ तो उनको देखता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आता, यानी चीख रहे होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। आप तो बड़ी मैं तो हैरान हूँ कि यहाँ बैठ के जब हिंदुस्तान का नाम आता है तो हमारे इंटेलेक्चुअल्स के मुंह पे भी ताला लग जाता है, मैक्सिमम पॉलिटिशियन के मुंह पे भी ताला लग जाता है। भी आप क्यों नहीं कहते कि पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है वो हिंदुस्तान फैला रहा है। 9 कौंसल खाने उसने खोल दिए हैं अफगानिस्तान के साथ, और वो अफगानिस्तान जिन्हें हमने 40 साल तक यहाँ पाला है, जिन्हें हमने प्यार भाइयों वाला दिया, मोहब्बत दी भाइयों वाली, एक फैमिली वाला अपना पेट काट के खिलाया भी, आज वो पाकिस्तान के हिंदुस्तान से भी ज्यादा दुश्मन साबित हो रहे हैं। मैं एक अर्ज कर पाऊं, लेकिन मैं उसको वाइंड अप करने दे मुझे। आज वो इंडियन चैनल्स की बोली जाफर एक्सप्रेस पे जब वो कहते हैं तो वही पीटीआई के लोग और वो बाहर बैठे हुए जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो पाकिस्तान से भागकर गए हुए हैं, वो जो भी जहां से जाएगा पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन को गाली देगा तो उन्होंने माल रखा हुआ है हमारे दुश्मनों ने, क्योंकि कन्वेंशनल वार के जरिए पाकिस्तान अच्छा, को मतलब वो बिके हुए हैं आप कहते हैं, वो सेल आउट्स हैं वो सारे, उनको छोड़ दें, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मैं चला जाता हूँ यूके यूएसए और मैं जाके अपने पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक दोबारा कहता हूँ, मैं गाली देता हूँ, बुरा भला कहता हूँ, तो करोड़ों रुपए भी मिलते हैं, घर भी मिलता है और गाड़ी भी मिलती है, और उनको मिलता है जिनको इस्लामाबाद से लाहौर जाने के पैसे नहीं होते, उनको भी मिल जाएगा, वो तक प्रिविलेज हो जाते हैं। ठीक है जी। और $1 मिलियन डॉलर जो है, $1 मिलियन हर महीने का, $1 मिलियन स्टाइपेंड है, $1 मिलियन नहीं, ये रखा हुआ है इंडिया ने। अच्छा, ठीक है जी। और हर महीने का जो इस काम के लिए है कि सीपैक को खत्म करने के लिए, ये तो आपने नया इंकिशाफ कर दिया, आप कह रहे हैं कि पीटीआई के जो लोग गए हुए हैं उनके ऊपर ये खर्च हो रहा है $1 मिलियन, उनके ऊपर खर्च हो रहा है। इंकिशाफ वाली नहीं बात, हिंदुस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है वहां बैठा हुआ, और भी ताकतें, मतलब ये तो बहुत बड़ा कुछ ताकतें और भी हैं, कुछ ताकतें और भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, हम जिम्मेदार लोग हैं, कुछ ताकतें और भी हैं जो उनके पीछे खड़ी हो जाती हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है या केपीके के अंदर हो रहा है, मैं आपको जरा बात समझाने की दे मुझे अपनी कौम को कि $1 मिलियन जो है यहाँ के लिए भी है, सिर्फ $1 मिलियन उनके लिए नहीं है। $1 मिलियन बड़ी रकम होती है, यानी आप $1 अरब कुछ डॉलर जो है साल का $1 अरब कुछ डॉलर जो है हिंदुस्तान ने इस काम के लिए रखा हुआ है, जो बलूचिस्तान के लोगों को भी दिया जाता है जो बंदूक उठाता है, जो केपीके के अंदर भी बंदूक उठाता है उसको भी दिया जाता है, जो अगर पंजाब में भी फैसिलिटेटर बनता है धमाका करने का उसको भी दिया जाता है। और ये 9 कौंसल खाने हैं, तो हमें सब ने मिलकर, ये पाकिस्तान अकेला मेरा नहीं, मुस्लिम लीग नून का नहीं, ये मैं और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इस स्टूडियो, बड़ी हम इस वक्त गुड्डी हैं, हम कहते हैं बड़ा सुकून है, एक अच्छे माहौल, तो ये एक माहौल है, लेकिन ये माहौल आप बलूचिस्तान, सिर्फ एक महदूद बलूचिस्तान और केपीके की आग आप समझते हैं कि यहाँ तक नहीं आ सकती। तो हम सब मॉड स्क्वाड लोगों को इन रेस्टोरेंट्स की, अगर इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट्स की और इस्लामाबाद के होटल्स की रौनक को बरकरार रखना है, अपनी इज्जत को बरकरार रखना है, अपनी माल को बरकरार रखना है, अपनी जान को बरकरार रखना है, तो हमें खुलकर अपनी फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, जाहिर है, देखिए, और जो बंदा आए शाएं बाएं इफ और बट्स लगाएगा ना, तो उसके लिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में
बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब बात साहब इजाज़त दीजिएगा सवालात की। अब वो कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं, आप कहते हैं कोई भी इसके ऊपर जो तनकीद करेगा हमारे इदारों पे, फौज पे, ख़ासतौर पे मौजूदा सूरत हाल में, कई मरतबा जब हम ये आपकी बात, आपकी कोई भी असेंबली का खिताब सुनाते हैं PTI वालों को, तो वो पलट के जवाब देते हैं कि कहीं आप अपने लोगों पे तो नहीं कह रहे, क्योंकि आप भी तनकीद करते थे, मियां साहब भी करते थे, और फिर साथ साथ वो बहुत सारे क्लिप्स चलाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का, नहीं हाँ भी ख्वाजा आसिफ साहब तो अपनी बात का खुद जवाब देंगे ना। मैं तो पार्टी की तर्जमानी कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर की तर्जमानी कर रहा हूँ। मेरे प्राइम मिनिस्टर का कोई एक ऐसा क्लिप दिखाएं, मियां नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा क्लिप दिखाएं। अगर किसी ने, मैं तो ये नहीं कहता सारे फरिश्ते हैं, हर जगह के ऊपर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की, अपने इक़्तिदार की कॉस्ट के ऊपर मैं अपनी फौज को, अपने इंस्टीट्यूशन को गाली नहीं दूंगा। मुझे उम्र कैद हो जाए, मुझे मौत हो जाए, मैं उस कास्ट पर भी अपने पाकिस्तान को, अपनी फौज को गाली नहीं दूंगा। बहुत अहम बात की आपने। ठीक है अपने, हाँ, क्यों कि अगर मेरी एक बंदे की कुर्बानी से पूरा मुल्क बचता है तो मुझे तो 25 करोड़ लोगों की फिक्र है ना। जी, दुरुस्त बात। तो आज इसको बचाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है? हाँ। कौन कोशिश कर रहा है? हमें भी जिच पहुंची होगी, हमें भी तकलीफ पहुंची होगी, बड़ों को पहुंची होगी। हाँ। लेकिन किसी लीडर मेरे ने ये नहीं कहा कि जनाब फलां यहिया खान है और मुल्क तोड़ देगा, ठीक है जी, और फलां जो है वो इस तरह। मैं कहता हूँ आपके प्रोग्राम की वसातत से कहने लगा हूँ सबको, बड़े आराम से हंस के कहने लगा हूँ। ज़रा मेरे में एक जज्बा था पाकिस्तानी का, लेकिन मैं बड़े सुकून से कहने लगा हूँ। भाईजान, मैं एक ऑफ़र देता हूँ, ये जो आपने फैक्ट्रियाँ खोली हुई हैं ना, और सोशल मीडिया के ऊपर जो बार बार आप कहते हैं कि और हमारे शोहदा की तस्वीर लगाते हैं, और तस्वीर लगाने के बाद उनको या किसी जगह दिखाते हैं, तो फिर कहते हैं जी कि ये प्लॉट और डॉलर के एवज। तो मैं कहता हूँ जी, मेरे जैसा बंदा, मैं मालदार आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान पे खड़ा होने वाला बंदा हूँ। मैं आपको आपका पसंदीदा प्लॉट दूंगा पाकिस्तान की, जिस मर्जी आप सोसाइटी पे हाथ रखें, जो बड़ी हाई फाई सोसाइटी हो, अच्छा प्लॉट कॉर्नर का दूंगा, कमर्शियल दे दूंगा, चले, साथ में आपको कैश भी दे दूंगा। आप मुझे अपनी दिखा दें। हाँ। नहीं, मुझे अपनी फैमिली का वो बच्चा देंगे जो सबसे खूबसूरत होगा और फिजिकली फिट होगा। दें, आई एम सो सॉरी, बहुत दिल खराब बात, ठीक है, दें। आपको याद नहीं, पिछले दिनों 28 दिन हुई है मेजर की शादी को, या कैप्टन, ये बिल्कुल बात सही है जी, 28 दिन हुए हैं। 12,000 शोहदा हैं, वो किसके लिए जाने दे रहे हैं? आपके प्लॉटों के लिए, आपके पैसों के लिए। लें और एक बच्चा भेजें, एक बच्चा दें मुझे। मैं कहता हूँ एक नहीं, 100 दें, 1000 दें, सबके पैसे मैं दूंगा। इस तरह करने से ये दुश्मन की जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश है, उसका आप हिस्सा बने हुए। एक बात फरमाइएगा, और ये याद रखें, नहीं, याद रखें, मैं किसी बलोच को, किसी पंजाबी को, किसी पख्तून को, किसी सिंधी को, किसी सराइकी को, किसी कश्मीरी को मैं उस वक्त तक पाकिस्तानी नहीं मानता जब तक वो पहले पाकिस्तानी ना बने, और बाद में हम पंजाबी भी हैं, बलोच भी हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। और ये जो सुहाने ख्वाब दिखाने वाली बातें होती है ना, ये आज सरदार निकले हुए हैं, इन सब के बच्चे तो पढ़ते हैं बाहर, इन सब के बच्चे बाहर हैं। इन्होंने 33% रॉयल्टी ली है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी इदारों से, ठीक है। ये आपके भी तो इत्तेहादी रहे, ठीक है। मैं कहता हूँ जिसके भी रहे हैं, मैं जो बात आप ब्लैकमेलिंग के तहत ही रहे हैं ना, ब्लैकमेल करके ही रहते रहे हैं ना। आप हो गए ब्लैकमेल बंदा देखें, जब सियासत के अंदर होता है वो सब नजरिया किसी ने नहीं छोड़ा, हमारी जमात ने आज तक नजरिया नहीं छोड़ा, लेकिन जब आप सियासत के अंदर आते हैं तो आप इत्तेहादियों को साथ लेके चलते हैं। और मियां नवाज शरीफ का तो हमेशा से ये रहा है, मोटो रहा है कि उन्होंने अलहदगी पसंद जो कोशिश करते थे कि हम अलहदगी पसंदगी की तरफ जाएं, उनको अपने साथ जोड़ा, यानी कौम परस्तों। हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर मालिक बलोच यानी मैं कौम परस्तों की बात करता हूं, उनको मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने साथ जोड़ा है। लेकिन अब बात हो रही है मारंग बलोच की, अब बात हो रही है मंजूर पशीन की, जो कहता है मुझे आज़ाद पख्तूनस्तान चाहिए, जो कहती है मुझे आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए। देते हैं आपको आज़ाद बलूचिस्तान? माँ जी वाह, माशाल्लाह। पहले आपको पढ़ाएं, हम डॉक्टर बनाए अपने पैसों से। आप कैसे कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं जी। मेरी अम्मी ने कपड़े बेचे थे, अगर आपकी अम्मी ने कपड़े बेचे थे तो आपके अबू BLA में क्या कर रहे थे जाके? वो BLA का दहशतगर्द था। जब एक दहशतगर्द मारा जाएगा तो उसको जाके उसकी बेटी को जब फिर भी हम पढ़ाएंगे और उसको मेडिकल के देंगे, और उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने उसको पढ़ाया है। 5 मेडिकल कॉलेज हैं बलूचिस्तान के अंदर। किस पसमानदगी की बात आप करती हैं? 1 करोड़ 40 लाख की आबादी में से 40% सिंध में है,
10% पंजाब में। वो कहते हैं उनको सुने 16,000 स्कूल जायज मुतालबात जो भी हैं। मैं बताता हूँ 16,000 स्कूल है वहाँ पे, 341 टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, 25,000 किलोमीटर की शाहराएं हैं, 25,000 किलोमीटर की शाहराएं हैं, ठीक है। 341 टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो पंजाब में नहीं है। आई थिंक सो महारंग साहिबा ने कोई कही थी एक जगह पे बात कि वो बीएलए की कोई वो नहीं है सपोर्टर, वो कहती हैं बीएलए की मैं सपोर्टर नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर ये जो हॉस्पिटल के ऊपर हमला करके जिन लाशों को वो छीन के लेके गई, 5 लाशों को, वो किसकी थी? वो उन्हीं की थी ना, दहशतगर्दों की, जो बीएलए की थे और जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया था और जो जरार कंपनी ने जिनको मारा, 33 दहशतगर्दों, ये उनकी लाशें थी ना। अब आप कहते हैं कि उनकी लाशें छीनने वाली को भी आप गिरफ्तार नहीं कर, तो रियासत तो ना होगी, फिर तो मजाक हो गया। फिर आप नैरेटिव लिया, किसी जगह आप मजहबी कार्ड, किसी जगह जुबान का कार्ड, किसी जगह आप खेल रही हैं औरत का कार्ड। ये औरत का कार्ड क्या हुआ? आप आई हैं, आप फिजिकली छीन रही हैं, छीन के ले गई हैं, फिजिकली छीन के ले गई हैं 5 डेड बॉडीज दहशतगर्दों। उनके साथ और भी कोई लोग थे? हाँ, लोग थे, लेकिन देखे ना, एक खातून जब ढाल बनती है या बच्चा को ढाल बनता है तो सिक्योरिटी फोर्सेस उसका ख्याल करती है। वुमेन शील्ड बन के वो आई हैं, जैसे वुमेन शील्ड कहते हैं। फिर उससे वापस वो डेड बॉडीज ली गई, ठीक है ना, फिर उसको गिरफ्तार किया गया। अब आप कहते हैं कि इसको भी गिरफ्तार न करें, तो फिर मुझे बताएं कि इस रियासत का जो न्यूक्लियर पावर है पूरी दुनिया की आंखों में खटक रही है, फिर वो न्यूक्लियर पावर तो ना रही। अब आसिफ साहब, बहुत जरूरी एक सवाल आपसे हो जाए। 2022 का ये राना सनाउल्लाह साहब का ही ट्वीट है, आप लोगों ने भी टीटीपी को एंगेज किया था। जब हम पीटीआई के किसी बंदे से पूछते हैं, आपके इल्जामात उन तक पहुंचाते हैं, वो कहते हैं ये लोग तो खुद उनके साथ मुज़ाकरात कभी आज तक मुज़ाकरात उनसे टीटीपी के साथ होने वाली बातचीत के बारे में भी तफसीलात से आगाह किया गया। ये जाली है, ये वैसे ये ट्वीट राना साहब ने कभी किए नहीं, ना कर सकते। टीटीपी के हवाले से वो कहते हैं कोई ट्वीट नहीं उन्होंने किया, कभी नहीं। मैं बड़ा क्लोज उनका, मैं जिससे आप लोगों ने 22 में कोई मुज़ाकरात नहीं, हम कभी जिंदगी में हमने तहरीके तालिबान से बात नहीं की। और वो कहते हैं कोई शहबाज साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब का भी कोई हवाला देते हैं कि जब वो सीएम थे कि आप पंजाब पे ना करें हमला। ये कोई कह सकता है? अच्छा, मेरी बात सुने, पाकिस्तान बलोचिस्तान के बगैर मुकम्मल हो सकता है? कभी भी नहीं, नाम ही पाकिस्तान का डराई होता है। पाकिस्तान केपीके के बगैर मुकम्मल हो सकता है? पख्तून के बगैर मुकम्मल हो सकता है, बलोच के बगैर मुकम्मल हो सकता है, सिंधी के बगैर मुकम्मल हो सकता है, कश्मीरी के बगैर मुकम्मल हो सकता है, जिसे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान की शहर करार दिया था, उसके बगैर मुकम्मल हो सकता है? नहीं मुकम्मल हो सकता। ये कोई ना पंजाबी है यहाँ पे, ना कोई सिंधी बलोच है, पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तानी बनेगा उसके लिए सर आंखों पे, और जो कहेगा दुश्मन का एहलाकार बनेगा और हमारे बच्चों को मारेगा। और देखें, मेरी एक बड़ा नुक्ता मैं समझाना चाहता हूँ आपको, सवालात आप कीजिएगा। मैंने इसलिए कहा था कि आपके पास मेरे लिए 1 घंटा होना चाहिए। अगर आप मैंने भी आपको कहा था 2 घंटे अगर आपने इंफॉर्मेशन मुना लेनी है जी, तो जी, जी। मैं सिर्फ गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि 1,40,00,000 बड़े सूबे में जो 46% है पाकिस्तान का टोटल है, ठीक है जी, उनमें से 40% सिंध में है बलोच, 10% जो है वो पंजाब में है। अब दुश्मन की साजिश क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। वो कहते हैं हम यहाँ पंजाबी को मारेंगे। अच्छा, तो आप बलोच तो बड़ा बहादुर है, बलोच तो कभी मजदूर को नहीं मारेगा, लेबरर को मारेगा कभी भी नहीं, कतन नहीं, टेलर को मारेगा, आम शहरी का, हेयर कटर को मारे, हेयर सलून वाले को मारेगा नहीं, उनको मार रहे हैं। अब ये दुश्मन ने उनको प्लांट किया, उन लोगों इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, उसके रिएक्शन में पंजाब उसके रिएक्शन में पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर बलोचों के साथ लड़ाई शुरू हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो पाकिस्तानी है, मैं पंजाबी नहीं कहूँगा, वो इस साजिश में नहीं है। जो सिंधी है, मैं सिंधी नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी है, ठीक है, वो इस साजिश का हिस्सा नहीं बने। उसी तरह नहीं बने जैसे दुश्मन ने शिया सुन्नी फसाद फैलाकर ये कोशिश की थी कि पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी कौम ने उस साजिश को भी नाकाम किया था। अब्बासी साहब, ये बहुत ज़रूरी सवाल है आपसे, अब आपकी होते हुए प्रेजेंस से मुस्तफीद होना ज़रूरी है हमारे लिए कि अब खान साहब की, अब वो कहते हैं जो पैरोल पे रिहाई हो, कौमी सलामती की मीटिंग उनके बगैर नहीं हो सकती, या उनसे मुलाकात के बगैर उनके पार्टी मेंबरान भी उसमें शामिल नहीं हो सकते। आपको लगता है पहले वो अपनी क्लैरिटी दें, जो आपने तमाम तरह भी गुफ्तगू फरमाई कि वो किसी मुल्क दुश्मन के साथ नहीं है, आप क्या मशरूत कर रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, या वो आ सकते हैं? मुझे तो क्लैरिटी है, आपको मुझे क्लैरिटी है, और मैं बड़ा क्लियर और क्रिस्टल सोच रखने वाला बंदा हूँ हर बंदे के बारे में। और मैं ये नहीं कि एकदम मैं अपनी राय दे देता हूँ। इस शख्स ने जिसे बानी पीठे कहते हैं, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि दुश्मनाने पाकिस्तान के साथ मिलकर इसको अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की। अब उसके साथ जो कुछ करना है कर लें, मैं नहीं कहता, लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास होता है
तो देखें ये इजलास जो था ये किसी ने अपनी ज़ात के लिए नहीं बुलाया था, पाकिस्तान के लिए बुलाया था। और ये इजलास पहले भी होते रहे, मैं 10 साल पहले भी नेशनल असेंबली का मेंबर रहा हूँ। उस वक्त भी दहशतगर्दी बड़े अरूज पे थी, याद होगा। उस वक्त भी इजलास हुए थे, उस वक्त भी अपोजिशन बड़ी हुकूमत के खिलाफ हुआ करती थी, तो वो उस वक्त आई थी 2013 में, 2013 10 अटैक भी 14 में हुआ है, 10 में भी ब्रीफिंग्स होती रहती हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इजलास होते रहते हैं। ये पहली पार्टी है जिसने नेशनल सिक्योरिटी के इजलास का बाइकाट करके दहशतगर्दों को तकवीयत दी, उनके मौक़िफ़ को तकवीयत दी। हिंदुस्तान का मीडिया, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैंने तो अपने अपोनेंट का, जिसने मेरे पे बहुत सारे झूठे मुकदमात बनाए, मैं आज भी उसके लिए दुआ गो कि वो अपनी ज़हनी हालत बेचारा नहीं ठीक, शेख रशीद साहब की बात मैं कहता नाम भी नहीं लेता, लेकिन मैंने हालत ठीक नहीं, लेकिन मैं उसका बुरा नहीं चाहता, ठीक है। आज भी मैं कहता हूँ अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आमीन। लेकिन मुझे ये बताएं कि जिस पाकिस्तान ने आपको इक़्तिदार दिया, वज़ीर आज़म बनाया, आप 13 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हैं, आप उसी के लिए बदख्वाह हैं, आप उसी के लिए आप कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान के अंदर जो है, कभी जाके आप किसी से भीख मांग रहे होते हैं, कांग्रेसमैन से मांग रहे होते हैं, कभी आप IMF वर्ल्ड बैंक के सामने जाके मांग रहे होते हैं। तो मेरी सिर्फ गुजारिश आपसे ये है कि ये तो आप भूल जाएं कि आप उस नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में शराइत मनवा कर जी मेरे, क्योंकि आप देखें ना रोते क्या हैं जी, इतने दिनों से बानी पीटीए ने तीतर नहीं खाया। अच्छा, हाँ, अच्छा, घर की रोटी नहीं खाई। वो तो एक यूट्यूबर कह रहा था ना, यूट्यूबर नहीं कहते, बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं ना। अब रोते हैं इस बातों के ऊपर। ओ भाईजान, वही कुछ नहीं आपको तो अभी, ना आपको उम्र कैद हुई, ना आपको सजाए कैद तन्हाई में कहते हैं, ना आपको 14 साल कैद तो छोड़े ना, वो तो ऐसी नहीं। देखे ना कैसी कैद तन्हाई है कि आपके पास इतना बड़ा सेल मौजूद है कि जिसके अंदर आपको देसी मुर्गी भी मिलती है और देसी घी भी मिलता है, जिसके अंदर आपको ट्रेड मिल भी पड़ी हुई है, जिसके आप डंपर भी पड़े हो। डंपर कहते हैं, क्या कहते हैं उसको पता डंबल्स, वो डंबल्स भी पड़े हुए हैं। अच्छा, फिर आपके पास हर दुनिया की चीज पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कि आप क्या लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या करते हैं आप? इस तरह नैरेटिव, झूठा नैरेटिव बुलाकर कौम के और कौम के नौजवानों को गुमराह करते हैं। छोड़ दें इन सारी चीजों को। मैं कहता हूं जी बटर खाए, जाके ब्राउन ब्रेड दें, अंडे दें, मामलेट दें, सारा कुछ दें इस बंदे को, लेकिन पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान की कीमत पर नहीं। और ये मैं आपको एक और बात बता दूं, वक्त खत्म होना चाह रहा है, कोई बात नहीं, वक्त जरूर खत्म हो जाए, लेकिन पैगाम जुमला जरूर फरमा दें। लेकिन पैगाम हम सब के लिए, जो इंटेलेक्चुअल्स है, पॉलिटिशियन है, अगर इस वक्त आप बाहर निकल कर पुष्ट पे खड़े ना हुए तो फिर हमारा नाम लेवा कोई नहीं होगा। बिल्कुल, बिला शुबा, इसमें तो कोई शक नहीं हो। बहुत खुली गुफ्तगू एज ऑलवेज। हनीफ अब्बासी साहब ने, ग्रेटफुल टू हिज टाइम एंड हिज प्रेजेंस। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।